यहाँ पर बैठना, आज का दिन जितना विचार ग्रहण करते हैं वो लेकर यहाँ तक ना सीमित रखते हुए अपने घर परिवार में, अपने गांव में लेकर जाए और 10 लोगों को ये बातें रखे, क्योंकि हम लोग अभी जागरूक हुए हैं। केवल हमें यहाँ तक जागरूक नहीं रहना है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रीति रिवाज है, उनको लेकर आगे बढ़ना है, लोगों को समझाना है, लोगों तक ये बातें पहुंचाना है। यहाँ पे बैठे प्रत्येक भाई तथा बहनों से मैं एक निवेदन करती हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपके लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद एक बोझ लेकर जाना चाहिए आप लोगों को कि हम तो जागरूक हुए हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें क्या करना है, बचाना है। ये कौन बचाएगा? ये आप और हम, यहाँ पर आए हुए लोग, जितने भी तमाम भाई और बहनें आए हुए लोग, जो हमें आज और कल की पीढ़ी को बचाना है। क्यों ना हम उस पीढ़ी को लेकर एक बोझ अपने अंदर उत्पन्न करें? क्यों ना हम हमारे जीवन में एक बोझ के साथ जीवन जीना चाहिए कि हम तो जागरूक हुए हैं, लेकिन हमारे समाज को बचाना है। हमारे समाज को कब बचाएंगे, कब जागरूक करेंगे? हम तो जागरूक हुए हैं, लेकिन हमारे समाज को जागरूक करना बहुत बड़ी बात है। हमारी लड़ाई है जल जंगल जमीन की, क्योंकि पता है आने वाले समय में केवल जल और जंगल जमीन ही बचेगी। आज हस्तियों के ऊपर आदिवासियों के सिवा दूसरे समाज के लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों अपनी बातें नहीं रख रहे हैं? क्यों उनको हवा पानी नहीं चाहिए? क्या संविधान में आर्टिकल में लिखा है ना कि राजनीति निदेशक तत्व में लिखा है कि जितने राज्य के अंदर आता है पर्यावरण को सुरक्षित करना है, नदियों को सुरक्षित करना है, और हमारा जो मौलिक कर्तव्य है 51 उसमें भी लिखा है कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित करे और जल जंगल जमीन ये नदियों इन सबको सुरक्षित करना है। तो क्यों नहीं आज बात कर रहे हैं? क्यों बाकी लोगों का नहीं कर्तव्य बनता है क्या? क्यों आदिवासी हस्तियों के ऊपर आवाज उठा रहा है? ये बातें समझना है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो जल जंगल जमीन की है। आने वाले समय में सिर्फ जल और जंगल जमीन ही बचेगा मेरे साथियों। ये बात आप विशिष्ट तौर से ध्यान में रखना, क्योंकि आने वाला समय में पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी, सिर्फ एक चीज रहेगी, जल जंगल जमीन। ये जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर ये लड़ाई को लड़ना है। हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना हमारे समाज के लिए होना चाहिए। क्या हम लोग केवल एक दिन याद करते हैं समाज को? क्या एक दिन विचारधारा हमारे अंदर पनप जाती है? ये नहीं होना चाहिए। एक वैचारिक व्यक्ति का विचार, उसका सोने से लगाकर उठने तक उसका विचार, वो विचार होना चाहिए। अगर मैं जीता हूँ तो मेरे समाज के लिए जीता हूँ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो मेरे समाज के लिए कर रहा हूँ। ऐसी एक विचारधारा होना चाहिए, एक ऐसा बोझ होना चाहिए। अगर बोझ होगा, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक बोझ होगा समाज के प्रति, तो हमारा समाज बहुत ही जल्दी जागृत होगा। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे महानायक महामानव राष्ट्रपिता रॉबिन हुड जो हमें ये जमीन आज लेकर गई है, वो इतने संघर्ष किए हैं, तो हम क्यों ना संघर्ष करें? क्यों हम उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को लेकर क्यों ना चले? ये बातें, आज की बातें, जितनी बातें यहाँ पर हो रही है, प्रत्येक बात जो यहाँ तक ना सीमित रखते हुए अपने घर परिवार से लेकर गांव में जहाँ पर अपन जाते हैं, जहाँ पर दो लोग मिलते हैं तो दूसरी बातें नहीं होना चाहिए, दूसरी बातें कुछ भी नहीं होना चाहिए समाज के सिवा। क्यों ना हम समाज की बातें क्यों नहीं करते हैं? अगर दो लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर फालतू बातें बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्या कारण है? ये खुद को जानना है, खुद को परिपक्व करना है, खुद के अंदर परिवर्तन लाना है। कैसे लाएंगे? एक बोझ होना चाहिए, एक बोझ को लेकर आप यहाँ से जाओ। यहाँ से अगर आप जाओगे, यहाँ पे जितने आए तमाम साथी एक बोझ को लेकर जाओगे, तो ये आने वाले समय में ये डबल
कौन मिलेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया एक बोझ के साथ समाज की जिम्मेदारी, समाज का हमारा जो समाज को हम लोगों ने समाज को समझा है, समाज की विचारधारा को समझा है कि समाज क्या है, समाज के प्रति हमारी जो विचारधारा हमारे अंदर आई है वो विचारधारा को लेकर एक बोझ होना चाहिए, एक बोझ के साथ जीवन जीना चाहिए। यही मेरा आज का उद्देश्य है। आप सभी को कहना चाहती हूँ कि एक उद्देश्य यहाँ से लेकर जाए, एक बोझ लेकर जाए और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने गांव को अपन जागरूक करेंगे। सभी मैं यहाँ के टीम आयोजन को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना सुंदर मौका दिया कि मैं अपनी दो बातें को रख सकी और आप सभी को मेरे विचार जो थे मैंने आप सबको के सामने रखे हैं। तमाम टीम करती आयोजनकर्ता को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ। जोहार, जय बिरसा, जय टंट्या भील। मैं शंकर लाल कटारा, रिटायर्ड डीएसपी इंदौर, और मैं आज यहाँ देखकर अपने आदिवासी भाइयों को देख के बड़ा खुश हूँ और साथ ही मैं टंट्या मामा की कर्मस्थल को सादर नमन करते हुए मैं कुछ दो शब्द ही बोलूंगा कि हमारे जो बिरसा ब्रिगेड द्वारा ये कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है और हमारे समाज को एक इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा उनका जुनून है और हम रिटायर्ड जो हम लोग जो समाज ने हमको दिया हम रिटर्न भी करना चाहते हैं ताकि ये प्रोग्राम और जो भी समस्या, जैसे बिरसा ब्रिगेड बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपना संविधान, जनजाति जमीन अपनी जो बता रहे हैं वो उनको संरक्षण करने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही कैडेट चलना चाहिए। और अब अपने को भी टंट्या मामा सरहद लड़ना सीखना पड़ेगा। सरकार अपने को दे नहीं, सरकार अपने को चाहती भी नहीं है। इसी हिसाब से मैं चाहता हूं कि अपने को टंट्या मामा सरी का अपने में अपने जुनून पैदा करना पड़ेगा और अपने अधिकार छीनना पड़ेंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं कि अपने संवैधानिक अधिकार जो अपने को मिले हैं वो भी अपने को देना नहीं चाहते हैं। इसका एक प्रथम मैं यही का उदाहरण दे रहा हूं, जो धर्मशाला बनी है ये प्रोग्राम वहां होना चाहिए, क्योंकि वो शासन हमको नहीं करना देना चाहता है, अपने को इकट्ठा होना नहीं देना चाहता है। तो अगली बार ये मैं हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो खड़े हैं ये हम प्रयास करेंगे कि प्रोग्राम वहां हो और वो शासन के द्वारा नहीं करेगा तो हम तो कर सक्षम है। आज की तारीख में जैसे हमारा बिरसा ब्रिगेड ने हम लोगों को जगाया है, हम अगला प्रयास ये रहेगा कि हम जितने भी बुद्धिजीवी लोग पढ़ लिख के रिटायर हुए हैं हम सब बिरसा ब्रिगेड के साथ है और समाज के साथ है। हम समाज को बहुत जो हमको मिलना चाहिए वो हमको दे नहीं रही सरकार। हम टंट्या मामा सरी के क्रांतिकारी बन के इस सरकार से जो हमारा राइट्स है वो लेंगे। और मैं ज्यादा नहीं बोलना, मुझे कम समय दिया गया है। और जो भी हम रिटायर्ड अधिकारी से जो भी, मैं पुलिस का हूँ, रेवेन्यू के हैं, जो भी अधिकारी जो मदद चाहें, जो भी हमारा नंबर है अपने यादव साहब को ले लें। हम जितनी भी मदद होगी पूरी मध्य प्रदेश, पूरी इंडिया के लिए मदद करने के लिए, क्योंकि जो हमने कानून जाना है हम तुम्हारी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार साथियों। मैं लूणा भुरिया, रिटायर्ड एडीजी रक्षा मंत्रालय से आपको यहाँ पर सबको एकत्रित देखकर और इतने उल्लास के साथ आप यहाँ सब आए देखकर मन को बहुत खुशी हुई। हम सब आपके साथ हैं। कटारे साहब ने जैसा बताया, हम अपना पूरा समय अभी अपने समाज को देना चाहते हैं। आदिवासियत कैसे रहे, आदिवासियत को कैसे जिंदा रखें और हम अपने युवा पीढ़ी को हम आगे अपना क्या दे सके, इसी उद्देश्य के साथ हम सब लोग सारे रिटायर्ड अधिकारी हम आप सबके साथ में हैं। आप अपना प्रयास करें, हम अपना प्रयास करेंगे और मिलजुल के जो प्रयास होगा शासन से जो हमें लेना है वो हम लेके रहेंगे, चाहे थोड़ा समय लगेगा पर लेके रहेंगे हम। अमर शहीद कांति सूर्य टंट्या मामा के जीवन से आप सभी परिचित हैं। उन्होंने निरंतर अपने जीवन में संघर्ष किया, कभी अन्याय को स्वीकार नहीं किया और हम उनसे प्रेरणा ले। हम अपने साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, हमेशा संघर्षरत रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आज नहीं तो कल हमें वो जरूर मिलेगा जिसकी अपेक्षा हम सबको है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ पे आए, सबने अपना समय निकाला, धन्यवाद। मैं गोविंद सिंह भुरिया, रिटायर्ड डीएसपी बिरसा ब्रिगेड के जितने भी कैडर के लोग आए हैं मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज टंट्या मामा का जन्मोत्सव है, साथ ही
हमारा स्वतंत्रता संग्राम से हमें ये आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को वर्तमान में हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम पर जोर जबरदस्ती हमारे ऊपर कानून थोपे जा रहे हैं और हमें जल और जंगल जमीन से महरूम किया जा रहा है। इसलिए हम संविधान के अंतर्गत जो भी हमें विधि के अनुसार जो हमें ताकत मिली है उसके अनुसार एकत्रित होकर हम इसका पुरजोर विरोध करें और इसके लिए जितना भी संभव है, जितना भी आदिवासी समुदाय है, जब तक एकजुट नहीं होगा, अलग अलग हिस्सों में बटा रहेगा, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। कई राजनीतिक दल हम लोगों को तोड़ देते हैं, इसलिए ये संभावना होती है कि हम लोग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जब तक हम एक ही टुकड़ी नहीं होंगे तब तक ये संभावना बनी रहेगी। जय बिरसा, जय बिरसा। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बिरसा ब्रिगेड ने बहुत अच्छा काम करके और हमारे सारे प्रत्येक मेंबर ने जो उपस्थिति और सारी चीजें करके सभी लोगों को संगठित किया है। और मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारी दिक्कतें आ रही है और सभी संगठित होके एक एक चीज को हम निराकरण करेंगे और वो करवाएंगे। जहाँ ऐसा कोई दिक्कत आ रही है तो करेंगे। पूरे हमारे टीम है तो हम लोग सेवानिवृत्त होने के बाद आपके साथ पूर्ण रूप से अपने विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी सारी चीजों के लिए हम सशक्त आपके साथ रहेंगे। और आप बिल्कुल बेझिझक हमको कोई भी बात कभी भी, हम 24 घंटे मोबाइल मतलब चालू रखते हैं, तो मेहरबानी करके सारे लोग हमसे संपर्क में रहेंगे और हम भी संपर्क में आपके इसमें रहेंगे। बाकी सब अपना अमूल्य समय निकाल के आए, सबको धन्यवाद और स्वागत करते हुए मैं सभी को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हर दिन हमारे लिए नया रहेगा और हर दिन नई नई नीति रहेगी, उसके तहत हमको काम करना पड़ेगा। तब हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए फाउंडेशन तैयार कर लेंगे। अदरवाइज फिर वही दिक्कत है जो लोग हम अभी बता रहे थे कि वो वहाँ सामने अपना कार्यस्थल था, काम करना था, तो हमको इधर काम करना पड़ा। तो ये चीजें अवरोध आते रहेंगे, पर इसको अपन निराकरण करेंगे, जैसे जिस स्तर पे हो गए वहाँ करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम रणजीत सिंह देवके, मैं रिटायर्ड एडिशनल एसपी हूँ और यहीं इंदौर से हुआ मैं यहाँ पे 2021 में। आज टंटिया मामा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी को बधाई, श्रद्धांजलि। और आज 75वां गणतंत्र दिवस भारत में मनाया जा रहा है और इस गणतंत्र की सभी हमारे साथीगण, बिरसा मुंडा, बिरसा ब्रिगेड के सदस्यगणों को और आयोजनकर्ता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, ये गणतंत्र आज जो मनाया जा रहा है, ये गणतंत्र हमेशा आगे भी बना रहे, ये हमारा कर्तव्य है। और टंटिया भील ने जो संघर्ष किया था इस आजादी में, उस संघर्ष के साथ आपको भी आगे बढ़ने की उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। अभी वर्तमान समय बहुत कठिन परिस्थितियां निर्मित हो रही है, आने वाले समय और बहुत कठिन होने वाला है। कुछ धार्मिक शक्तियां आपके ऊपर बहुत सारी चीजें थोपने की प्रयास किया जा रहा है, आपको उससे बचने की भी बहुत आवश्यकता है। अभी इतनी शक्तियां जो निर्मित हो रही है वो आपको अलग अलग बांटने में काफी प्रयासरत है, इसलिए आपको यूनाइटेड होकर काम करने की आवश्यकता है। हम लोग पुराने रिटायर्ड लोग हैं, हम आपके साथ रहेंगे, मार्गदर्शन देंगे, आपके साथ हमेशा साथ में रहेंगे। हमारा मोबाइल अधिकांश में मेरे ख्याल से होगा, जेएस के साथ जुड़ा हूं मैं, और होगा भी नंबर। जब भी आपकी कोई समस्या हो, पुलिस संबंधी या अन्य भी किसी विभाग प्रशासन से संबंधित हो, आप कभी फोन कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, उसका हम आपके लिए तैयार रहेंगे। मैं पुनः इस जन्मोत्सव को बहुत बहुत बधाई देता हूं, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।
जय जोहार, जय आदिवासी। मैं गेंदालाल माकोड़े, रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी। वर्तमान में अपने समाज की कोई न्यूज नहीं लगाता, इसलिए मैं विगत 3-4 साल से आपकी समाचार के लिए पत्रकार मुझे बनना पड़ा। इसलिए मैं भी सभी जो साथी बंधु हैं यहाँ बैठे हुए हमारे बिरसा ब्रिगेड के, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी पत्रचार में आए, ताकि हमारे समाज की जो विषगंधियाँ है या जो हमारे समाज की खबरें नहीं मिल पाती अपने को, तो वो अपने समाज तक पहुँचाएंगे। इन्हीं आशा के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद, आभार। आदरणीय साथियों, ऐसी परिस्थिति में जहां पर समाज एक उम्मीद की किरण की नजर से देखता है कि हमारी ऐसी समस्याओं को लड़ने के लिए हमारा जो गॉडफादर है वो किस रास्ते से आएगा, किस किरण से नजर आएगा। हम लोग, हमारे समाज के बुद्धिजीवी, वरिष्ठ कर्मचारी, अधिकारी, हमारे समाज के गॉडफादर ऐसे हमारे मूवमेंट के बीच में खड़े हैं और ऐसी एक ऊर्जा देकर हम लोगों को गए हैं। मैं हमारे आदरणीय साथियों के लिए कुछ कहना चाहता हूं। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। केवल इतना ही नहीं कि दुश्मन हार अपनी मान ले, वो तुम्हारे कदमों में मजबूर होना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम की आयोजक समिति से ये अपील करता हूं कि हमारे आदरणीय साथियों का, ये हमारे महापुरुषों की एक प्रतिमा देकर सम्मान करें। जय आदिवासी, आपकी जय। पहले मैं टंटिया मामा के चरणों में नमन करता हूं। आज उनकी पावन धरती पर आज ये जुनून देखने को मिला है कि नौजवान साथियों का, दूर दराज से आए मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग, माता बहनों, आयोजक समिति आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। तो सरदार के फूल से करता हूँ आपका नमन और टंटिया मामा के अनुग्रह से करता हूँ आपका अभिनंदन, करता हूँ आपका अभिनंदन। ये फूलों भरी बारात है, आपको मालूम नहीं, ये आदिवासियों की जमात है, आदिवासियों की जमात। अरे फूलों भरी चौकरी बाबा के चरणों में चढ़ा देना। अरे उनकी सभा में आने से पहले जरा मुस्कुरा देना, जरा मुस्कुरा देना। ऐसा कर्मवीर था जिसने देश और समाज के लिए सब कुछ निछावर कर दिया था, जिसे अंग्रेज भी इंडियन रॉबिन हुड कहते थे। ऐसे टंटिया वीर को सत सत नमन और कोटि कोटि वंदना करता हूँ। आदिवासी क्रांतिकारी का सरदार था और मां धरती का वो पहरेदार था और जड़ जंगल जमीन का वो मालिक था। वीर योद्धा का नाम टंटिया भील था। अरे लूट रहे हैं हम आदिवासियों को, दौलत लोभी रिश्वतखोर यहाँ। अरे जेब काट रहे हैं हम आदिवासियों की, अपने ही वतन के चोर यहाँ। अब काम नहीं चलेगा इन झूठे जयकारों से। अरे संभल के रहना अपने ही घरों में छुपे हुए इन गद्दारों से। हटा दो ये दुकानें, अरे हटा दो ये दुकानें स्वार्थ के धंधों की। अब गाल न गलने देना इन काले धंधों की। अरे कब तक सच के ऊपर झूठ का पर्दा डालोगे? अरे यारो, बकरे की माँ कब तक उड़ान मारेगी? एक दिन तो कसाई की छुरी नीचे आना पड़ेगा। तो नशा न नर को चाहिए, नशा न नर को चाहिए, जरा बुद्धि हर लेता है और एक नशे के कारण सारा जग ताना देता है। अरे दारू तो हमारा दादा परदादा भी पीता था, लेकिन ये मौड़ा की उकाली में पीता था जो 100 साल की उम्र पार करी गया।
और आज नई पीढ़ी अरे क्वार्टर पी रही है, क्वार्टर जो 50 भी पार नहीं करी रही है। अरे तो ज्यादा हो या क्वार्टर पीना से कई फायदो तुम्हारे यार। अरे देश में अंग्रेज आए तो हमें आदिवासी का दर्जा दे दिया, और जब देश आजाद हुआ तो हमें जनजाति में धकेल दिया, और आज कलयुग आया तो हमें वनवासी, नक्सलवादी और राक्षस बना रहे हैं। अरे भैया वनवासी तो राम लक्ष्मण थे, अरे हम तो शरण देने वाले लोग हैं, क्योंकि 14 साल तक आदिवासी के शरण में रहे राम, और 14 साल तक आदिवासियों का नमक खाया, तो फिर हमें ये राक्षस कहने वाले कौन होते हैं? अरे इन गैर आदिवासियों को राम की परछाई भी देखने को नहीं मिली है, इनको केवल राम का नाम मिला है, और उसके पीछे राम राम जपना और पराया अपना कराया भारत में आके। अरे गंगा पार उतारने वाला भी आदिवासी था, और गंगा पार उतरने के बाद निषाद राज से पूछा गया कि महाराज हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ की जाए? बोले वाल्मीकि जी तय करेंगे। वाल्मीकि जी के पास गए तो वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट में व्यवस्था की जाए। अरे कुटिया बनाने वाला भी आदिवासी था, उनको कंदमूल खिलाने वाला भी आदिवासी था, और उनकी रक्षा करने वाला भी आदिवासी था। और जब छल से रावण सीता को ले गया, अरे उसका पता लगाने वाला, उसकी खोज करने वाला भी आदिवासी था। और जब पता लगा लिया तो समुद्र लांघने के लिए अरे सेतु बांधने वाला भी आदिवासी था। तो मेरे भाइयों, ये सब कर्म हमने किए और हमें कह रहे तुम राक्षस हो। अरे राक्षस, ये ब्राह्मण, रावण कौन था? ब्राह्मण था ना। फिर ये राक्षस ब्राह्मण है कि ये आदिवासी राक्षस है, ये फैसला आप करोगे। अरे भाई से भेद लेकर बाली को मारा, झाड़ की वोट लेकर के, क्या इसने हमारे साथ धोखा नहीं किया क्या? फिर भी बाली को तो अंगद ने साथ में ही छोड़ा। अरे सबसे पहले रावण की सभा में नहीं हो गया अंगद, रावण से कहने लगा है महाराज, अगर मेरा कहना मानते हो तो सीता को वापस लौटा दीजिए, जिसमें आपका परिवार का कल्याण होगा। तो कहने लगा तुझ ब्राह्मण, तुझ बानर, तू मुझे सीख देने आया? महाराज सीख देने नहीं यार, का परिवार का भला करने आया हूं। तो सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुओं का दिल में है। अरे दुश्मनों, अरे दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और जमीन मांगोगे तो चीर देंगे। दुश्मनी रहे ना रहे, दुश्मनी रहे ना रहे, दोस्ती करते रहना, और दोस्ती रहे ना रहे तो रिश्ते जोड़ते रहना, और रिश्ते रहे ना रहे तो दोस्तों हाथ मिलाते रहना, हाथ मिलाते रहना। जोहार जय आदिवासी। भगवान टंट्याभील का संघर्ष और जो लड़ाई थी वो मध्य भारत में थी, जिसे सेंट्रल इंडिया बोलते हैं। सेंट्रल इंडिया यानी आज जो 15 से 20 राज्य है, वहां पे टंट्याभील अपनी सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय टंट्याभील का नाम सुन के 15 जमींदार अंग्रेज हुकूमत की नाक में दम कर रखे थे और पतलून गीली हो जाती थी। हमारे भगवान टंट्याभील मामूली आदमी नहीं थे, उन्हें अंग्रेजों ने भगवान बोला है, लिविंग गॉड बोला है, रॉबिन हुड बोला है। लेकिन
आज उसी के वंशजों को नंगा करके घुमाते हैं, मुद्दे आदिवासी समाज पे। टंटे बिल था तो उस समय पे नाक काट देता, हाथ काट देता था, लेकिन वर्तमान में टंटे बिल न होने की वजह से आज हमारी आर्मी है क्या? और समाज की अपनी अपनी आर्मी है, और समाज उनके समाज को बचाने के लिए, उनके समाज के लिए संघर्ष करने के लिए, उनके समाज के बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए उनकी खुद की आर्मी खड़ी कर रखे है। लेकिन हमारी आर्मी है क्या? हमारी सेना है क्या? समाज को बचाने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ती है, देश को बचाने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ती है। वर्तमान में देश में चर्चा हिंदू राष्ट्र की हो रही है, लेकिन मालिक तो आदिवासी है ना। कौन सा राष्ट्र होना चाहिए? कौन सा राष्ट्र होना चाहिए? आदिवासी राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? साथियों, तो आदिवासी संस्कृति है, हम सिद्धू सभ्यता के वंशज है, जिसका इतिहास है 15,000 साल पुराना, और धर्म का इतिहास है 3 से 4,000 साल पुराना। तो आपको 15,000 साल पुराना इतिहास चाहिए कि धर्म का इतिहास चाहिए? आदिवासी लोग कुछ धर्म में उलझे हुए, हिंदू बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं, कुछ गायत्री परिवार वाले आते हैं, तो कुछ और संत पंत वाले लोग आते हैं। वो लोग हमारी घिंसरी माता कुल देवी को उखाड़ने की बात करते हैं, हमारी संस्कृति को खत्म करने की बात करते हैं, खतरिश्नी करने की बात करते हैं। अबे हमारा वजूद और अस्तित्व हमारी संस्कृति से, और वही ये लोग मिटना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो हमारी पहचान है, वो हमें इस देश का मालिकाना हक प्रदान करती है। यदि हमारी संस्कृति बचेगी तो हमारी सभ्यता बचेगी, और सभ्यता बचेगी तो आदिवासी अस्तित्व बचेगा, और आदिवासी अस्तित्व बचेगा तो हमारा सामाजिक अस्तित्व बचेगा और सामाजिक अधिकार बचेंगे। हम 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात करते हैं, जो 5वीं अनुसूची 10 राज्य में है और 6ठी अनुसूची 4 राज्य में है, टोटल 14 राज्य हुए। ये लोग हमारी जनसंख्या को कम बताते हैं। क्या हमारी जनसंख्या कम है क्या? 5वीं और 6ठी अनुसूची मिलाकर 14 राज्य हुए, और बाकी दूसरे स्टेट में भी हमारे लोग रहते हैं। ये लोग हमारे जनसंख्या को काउंट ही नहीं करते, क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं, और अभी हम हमारे मालिकाना हक मांग रहे हैं, तो ये लोग अभी जनगणना ही नहीं कर रहे। 2021 में जनगणना होने वाली थी, और ये लोग अभी 2021 में जनगणना नहीं कर रहे। हमको धर्म की बात नहीं करना है, धर्म तो अभी 3,000 साल पुराना है, लेकिन हमारी जो अस्तित्व है, हमारा जो सिद्धू सभ्यता का अस्तित्व है, जो सिद्धू घाटी सभ्यता है, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, वहां पे जो अवशेष मिले, जो भाषा मिली है, जो मूर्तियां मिली है, वो हमारी है। वहां का जो डीएनए मिला है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीका बोलते हैं, वहां पे जो हड्डियां मिली है उसका डीएनए आदिवासियों से मैच करता है, दूसरे लोगों से मैच नहीं करता है। हम वास्तविक में और सच्चे इस देश के भूमालक है, इसलिए अपना आखा का आदिवासी करता लड़ाई लड़ना पड़ते। यदि हम आदिवासी के लिए लड़ाई लड़सू में अपनी एक आर्मी रहेगी तो भी हम लड़ पाएंगे, क्योंकि जब अंग्रेजों के समय टंट्या बिल, बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, बिरजू नायक, खाजा नायक सभी क्रांतिकारी लड़े, तो उस समय उनकी खुद की आर्मी थी, लेकिन आज हमारी आर्मी नहीं है। संगठन इस देश में आदिवासियों को बचाने के लिए 28,000 काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी संगठन एक मंच पे आके नहीं बैठता है। करीबन 700 से करीबन हमारी जनजातियां है, वो भी एक मंच पे नहीं आ रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? इसको भी हमें जानना पड़ेगा। इसलिए सतीश पेंदम दादा और तमाम क्रांतिकारियों की विचारधारा के थ्रू इस मिशन को चला रहे हैं। यह मिशन सामाजिक शिक्षा, दीक्षा और कैडर्स को संचालित करता है। समाज की जो वास्तविक जानकारी है उसे हमें समाज के बीच में जाके समाज को बताना होगा। हमारा दुश्मन कौन है और हमारा भाई कौन है। हम हमारे दुश्मन और भाई को नहीं पहचान पाएंगे तो हम बचेंगे क्या? युद्ध के मैदान में पड़े तो अगरबत्ती नहीं जलानी है, युद्ध के मैदान में लड़ना है। तो युद्ध के मैदान में लड़ने से पहले अपनों का तैयार रहना पड़से। भगवान टंट्या बिल बोलते हैं, जिस समाज में लोग लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं वो समाज कभी मरता नहीं है। आप लोगों का मरने न मरने करता समाज तैयार करना पड़ेगा।
समाज के लिए जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे, समाज के लिए जब तक हम आहुति नहीं देंगे, तब तक हमारा समाज का पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना नहीं हो सकता है। हमारा समाज एक समय बन गया था, लेकिन आज हमारा समाज बहुत सारी जनजातियों में, उपजातियों में, जातियों में बटा हुआ है। इस समाज को एक मंच पर लाने के लिए हमें एक आर्मी की जरूरत है, और हमारे दुश्मन से लड़ने के लिए भी आर्मी की जरूरत है। मैं इसलिए आर्मी की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस देश में हर कोई अपने अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा है। आप वर्तमान की स्थिति को देख रहे होंगे, किस तरह से आदिवासी को मारा जा रहा है। अपने जो संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं अपन, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल की अनुच्छेद 13(3) का 19(5)(6), ये चीजें भी लागू है क्या? लागू है क्या? नहीं लागू है ना। इसलिए हमें संविधान की तो बात करना ही है, लेकिन साथ में आदिवासियत की बात करना है, मालिकियत की बात करना है, सिंधु राष्ट्र की बात करना है, सांस्कृतिक भारत की बात करना है, क्योंकि ये धार्मिक भारत नहीं है, क्योंकि ये आदिवासियों का अस्तित्व ये देश से जुड़ा हुआ है। आदिवासी ना देश के मालिक है। कुछ लोग बोलते हैं आदिवासी को जनजाति और वनवासी, लेकिन ये लोग आदिवासी को आदिवासी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आदि का मतलब होता है अनंत और वासी का मतलब होता है रहने वाला। इस देश में जब धर्म और भगवान नहीं पैदा हुआ था, ना कोई संत आया था, ना कोई पंडित आया था, ना कोई पादरी आया था, किसी भी धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, कोई सा भी बाहरी आक्रमणकारी इस देश में नहीं आया था, उससे भी पहले से आदिवासी इस देश में निवास करते हैं। इसलिए ये आदिवासी शब्द को मिटाना चाहते हैं। इसलिए हम आदिवासी भारत की बात करते हैं, क्योंकि ये आदिवासी भारत है। अगर मुल्क पर राज तुम्हारा है, इसका मतलब यह नहीं कि मुल्क तुम्हारा है। दबंग पीढ़ियां हमारी, जहां पर घर तुम्हारा है। जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय बिरसा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। साथियों, थोड़ा सा अवसर युवाओं को देने की जरूरत है। साथियों, जिस तरीके से मिशनरी ब्रेन को तैयार करने का जो सतत संघर्ष हमारे मार्गदर्शित चालक पालक मालक जो हमारी टीम द्वारा जो की गई, जो राजेश अछालिया जैसे युवाओं पहाड़ में आप लोग उसका परिणाम देख रहे हैं, तो राजेश अछालिया मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में सेंधवा से भाई मालिक मुकेश नार को बुलाना चाहता हूं कि वे आए अपना वक्तव्य संक्षिप्त में रखें। मुकेश नार।